Hello student and welcome to the third part or the third lecture of the chapter फाइल हैंडलिंग। तो ये फाइल हैंडलिंग चैप्टर का थर्ड वीडियो है। इससे पहले फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, तो अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो थर्ड वीडियो देखने से पहले यू विल हैव टू वॉच एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स विच वर टोल्ड इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो हमने सेकंड वीडियो अपलोड किया था, वो इन दैट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट द रीडिंग फ्रॉम फाइल्स, यानी कि हमारे सिस्टम पे जो फाइल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं उन्हें रीड किस तरह से किया जाएगा। तो उसके कई सारे फंक्शंस थे, वो फंक्शंस हमने स्टडी किए थे। कौन कौन से फंक्शन थे? दीज वर रीड लाइन एंड रीड लाइंस। तो ये तीन मेनली फंक्शन हमने स्टडी किए थे और अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स एक्सप्लेन किए गए थे उसमें। और साथ में ही एक कॉन्सेप्ट और आया था कि अगर हमें वाइट स्पेसेस को रिमूव करना है तो कौन सा हम फंक्शन यूज़ करते हैं, तो दैट वाज स्ट्रिप फंक्शन। सो नाउ इन टुडेज टॉपिक वी हैव टू स्टडी अबाउट राइटिंग ऑन टू फाइल्स। अब थोड़ा सा रिकॉल भी हो जाएगा आपका। whenever we are going to write on file, तो for such operation we have two ways. First way is we simply use write function, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। जस्ट अ मिनट। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये रहा आपका राइट फंक्शन। कलर चेंज करना पड़ेगा, विजिबल नहीं है येलो कलर। तो अब फाइल्स पे राइट करने के लिए हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो फंक्शंस अवेलेबल हैं वो मेनली दो हैं, जिसमें से फर्स्ट है राइट फंक्शन और सेकंड है राइट लाइंस। ठीक है, अब इनके वर्क क्या है वो हम देख सकते हैं, इनका सिंटेक्स क्या है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, क्लियरली विजिबल है। राइट फंक्शन का अगर हम यूज़ करते हैं तो राइट्स स्ट्रिंग str1, जो भी हम इसमें यहाँ पे देखिए आर्गुमेंट में जो str1 पास करेंगे ये राइट की जाएगी टू फाइल रेफरेंस्ड बाय फाइल हैंडल। फाइल हैंडल क्या? ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट में जो जिस फाइल का भी रेफरेंस ये होल्ड करेगा उस फाइल में ये स्ट्रिंग राइट कर दी जाएगी। ठीक है, सेकंड देखते हैं राइट लाइंस। इसका सिंटैक्स ये रहा, इसमें ये L एक पैरामीटर मेंशन कर रखा है इन्होंने। व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन? डिस्क्रिप्शन इज राइटिंग ऑल स्ट्रिंग इन लिस्ट L, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, एज लाइन्स टू फाइल रेफरेंसिंग बाय द फाइल हैंडल। तो जब हम राइट लाइंस की बात करते हैं इट मीन्स कि हम यहाँ पे एक पैरामीटर L पास कर रहे हैं और ये जो L पैरामीटर है इट होल्ड्स अ लिस्ट। और लिस्ट किसकी होगी? लाइंस की, यानी कि उस लाइन में उस लिस्ट में फर्स्ट लाइन होगी कॉमा, सेकंड लाइन होगी कॉमा, थर्ड लाइन होगी एंड ऑन सो ऑन। तो ये बात हुई हमारी इन दो फंक्शंस की। बट one more thing you people must not forget, and that point is in the first lecture I have explained that when we talk about writing onto file तो हम W एक राइटिंग मोड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? W, ये यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन इस W की वर्किंग क्या होती है? इसकी वर्किंग ये होती है कि अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये फाइल क्रिएट कर देगा और उसमें हम जो भी राइट करना चाहते हैं वो राइट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल फाइल एग्जिस्ट करती है और उसमें कुछ डेटा भी है, तो इन सच केस ये जो राइट मोड है
ये कुछ गलत कर देता है, एंड दैट इज कि ये ऑलरेडी उसमें जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको ट्रंकेट कर देता है, मीन्स उसको डिलीट कर देता है और नया डेटा उसमें ऐड कर देता है, यानी कि पुराना डेटा लॉस्ट। और इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए वी हैव द मोड दैट इज एपेंड। तो हमारे पास एपेंड मोड है। इसकी स्पेशलिटी क्या है? इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये किसी फाइल में डेटा को राइट कर देगा, बट प्रीवियसली जो डेटा उसमें अवेलेबल है उसको डिलीट नहीं करता है, ये ऐड कर देता है नए डेटा को उस फाइल में ही, उसके एंड से स्टार्ट करेगा। जैसे कि सपोज लाइन नंबर 1 to 10 तक उसमें किसी फाइल में डेटा अवेलेबल है, तो ये नया डेटा उसमें ऐड कर देगा, यानी कि लाइन नंबर 11 से आगे तक की लाइंस में, लेकिन पुराना डेटा ये डिलीट नहीं करता। क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन यू और द नीड ऑफ प्रोग्राम दैट विच मोड वी हैव टू यूज। फर्स्ट लेक्चर में ही शायद हम स्टडी करके आए हैं कि कौन कौन से मोड होते हैं, तो उनमें से वो कुछ मोड्स को यहाँ पे फिर से रिकॉल करवाया जा रहा है। दैट इज एपेंड मोड, यानी कि सिंपल ए हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर इफ़ द फाइल हैज़ बीन ओपन इन R+ मोड, अब ये R+ मोड क्या होता है ये आप फिर से स्टडी कीजिएगा, या फिर A+ मोड क्या होता है, इसमें क्या वर्क होता है, टू फैसिलिटेट रीडिंग एज वेल एज राइटिंग। ठीक है, तो R+ और A+ जो मोड है इसमें हम क्या कर सकते हैं, रीडिंग प्लस राइटिंग बोथ कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, टू क्रिएट अ न्यू फाइल और टू राइट ऑन एग्जिस्टिंग फाइल आफ्टर ट्रंकेटिंग। ठीक है, ट्रंकेट करने के बाद या फिर ओवरराइट करना है ओल्ड कंटेंट पे ही, तो हम W का यूज़ कर सकते हैं। अगेन इफ द फाइल हैज़ बीन ओपन इन W+, तो हम क्या कर सकते हैं, दिस मोड फैसिलिटेट्स राइटिंग एज वेल एज रीडिंग। तो ऑन द होल वी हैव वेरियस मोड्स। देखो, रीडिंग करने के लिए भी हमारे पास कई सारे मोड्स थे, राइटिंग करने के लिए भी हमारे पास कई सारे मोड्स हैं, उन मोड्स को हमने यूज़ करना है अब। और जब ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी यूज़ किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन द फाइल, देन वी हैव टू रीड फ्रॉम फाइल, एंड देन वी हैव टू क्लोज द फाइल। द सेम कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो अवेलेबल हियर, दैट इज वी विल ओपन द फाइल फॉर राइटिंग। अब यहाँ पे हम राइटिंग के पर्पज से सारा प्रोसेस करेंगे। राइटिंग करने के बाद फिर उसको हमें क्लोज भी करना है, और क्लोज करने के लिए फिर से वही हम फाइल के ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। क्लियर? द सेम वर्किंग इज ऑल्सो विथ राइटिंग ऑपरेशंस, और राइटिंग के दो फंक्शंस भी हमें पता चले, दैट वाज राइट एंड राइट लाइन। ओके, कंसीडर दीज एग्जाम्पल्स फर्स्ट। इन एग्जाम्पल्स को कंसीडर करते हैं, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। दिस एग्जाम्पल सेज क्रिएट अ फाइल टू होल्ड सम डेटा। क्या करना है हमें, वी हैव टू क्रिएट अ सिंपल फाइल, एक फाइल को हमें क्रिएट करना है और फिर उसमें कोई डेटा स्टोर करना है। अब फाइल को क्रिएट करने का तो कोई फंक्शन हमने स्टडी किया नहीं अभी तक, तो ये जो फाइल को क्रिएट हम करते हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट जब राइट फंक्शन का यूज़ करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली फाइल को क्रिएट कर देता है, अगर वो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती है। बट इफ़ फाइल इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट एट दैट डायरेक्टरी और इन दैट फोल्डर, देन इट विल ओपन द फाइल विद सेम नेम। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस कोड। इट इज़ रिटन हियर फाइल आउट। ये देखो वही ऑब्जेक्ट है, सेम ओपन फंक्शन। ओपन फंक्शन के बाद ये स्टूडेंट डॉट dat, ये जो डॉट dat यूज़ कर रहे हैं हम, दैट इज़ ये डेटाबेस की फाइल है। ठीक है, तो ये हम सिंपल एक डेटाबेस की फाइल क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ पे देखो W मेंशन किया हुआ है। इट मीन्स कि वी आर ओपनिंग दिस फाइल इन राइट मोड।
अब राइट मोड में है तो समझ जाओ इसके वर्किंग क्या क्या होंगे। नाउ सी फॉर लूप, वी आर यूजिंग फॉर लूप फॉर आई इन रेंज 5। क्या करने जा रहे हैं हम? वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस फॉर लूप टू इंसर्ट सम डेटा इन द फाइल स्टूडेंट। तो फॉर लूप जब एग्जीक्यूट होगा तो फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम एंड फिफ्थ टाइम, ठीक है, ये 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। एंड इन दिस वे इसमें ये जो डेटा है ये डेटा स्टोर किया जाएगा। देखते हैं कैसे होगा। तो इस फॉर लूप की वर्किंग से आई थिंक यू पीपल नो द वर्किंग ऑफ फॉर लूप फुल्ली वेल। तो मैं इसमें टाइम को वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। अब इस कोडिंग को आप देखिए, इस कोडिंग के थ्रू 5 टाइम्स ये लूप एग्जीक्यूट होगा। ईच टाइम यूज़र को ये मैसेज शो होगा, ठीक है। और उसके बाद यूज़र इसमें जो डेटा इनपुट करेगा वो डेटा हम देखो फाइल आउट डॉट राइट नेम, जो नेम है स्टूडेंट का उसको हम राइट कर रहे हैं। नेम ये वेरिएबल है। चलिए शुरू से बात करते हैं। इनपुट में कोई स्ट्रिंग आएगी, कोई डेटा आएगा, वो इस नेम वेरिएबल में असाइन हुआ और इस नेम में जो कुछ भी डेटा असाइन हुआ उसको हम राइट फंक्शन के थ्रू राइट कर रहे हैं। कहाँ पे? उस रेफरेंस में, यानी कि उस फाइल में राइट कर रहे हैं जिस फाइल का रेफरेंस ये फाइल आउट यानी कि ऑब्जेक्ट होल्ड करता है। उसके बाद हम उस फाइल को क्लोज कर रहे हैं बाय यूजिंग द सेम ऑब्जेक्ट नेम, हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ईच टाइम इस तरह से रिया, रिहान, रौनक, रॉबर्ट और रवनीत, ये जो नेम्स हैं ये नेम्स स्टोर होंगे किसी एक फाइल में। देखते हैं वो फाइल कहाँ मिलेगी, ठीक है। नाउ सी, आपके पाइथन के जो प्रोग्राम जिस भी फोल्डर में बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर हो रहे हैं, सेम फोल्डर में इस तरह से अगर वो फोल्डर दिखता है तो आपने जो अभी फाइल क्रिएट की है, आपने स्टूडेंट वाली फाइल क्रिएट की है। सी हियर दिस वन, स्टूडेंट नेम है .dat, ठीक है। अब ये देखिए आपको आपके सिस्टम में वो फाइल उस फोल्डर में इस तरह से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और when you will open that file which is named as student.dat, तो उसमें ये जो नेम्स आपने इनपुट किए हैं, these names are visible there, ये जो नेम्स हैं ये नेम्स यहाँ पे विजिबल हैं। अब आप ये देखेंगे कि these names are present here but without any space, without any tab, कोई न्यू लाइन नहीं है इसमें। ये सिंपल टेक्स्ट में ये यहाँ पे स्टोर हो रहे हैं, क्लियर है। अब आगे के प्रोग्राम्स में वी विल सी दैट हाउ वी कैन मैनिपुलेट द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। यानी कि अभी क्या आ रहा है, ये अभी आपको हो सकता है किसी को नेम रीड करने में प्रॉब्लम हो, है ना, तो आप इसमें कॉमा लगा का यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें न्यू लाइन कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि सारा का सारा डेटा नेक्स्ट लाइन में आएगा। और आप इसमें जो भी, इट डिपेंड्स एक्चुअली ऑन यूज़र दैट इन विच वे दे वांट्स टू स्टोर डेटा, ठीक है, क्योंकि वो केवल इसका एक फिज़िकली लुक होगा कि नेक्स्ट लाइन में आ रहा है कि कॉमा के साथ आ रहा है या फिर जिस भी तरह से। तो ये वही सारा का सारा कोड है जिस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इन द एग्जाम्पल नंबर 9 you can see how you can manipulate the output which is occurred by the write function, ठीक है। आप देखोगे किस तरह से /n का यूज़ करके हमने इसके आउटपुट को चेंज किया है। तो इन दिस सेंस
coding will remain same. We will simply slightly change the coding. Look at the first line. I think it should be clear now. Again the for loop, and this is the body of loop. Here enter नेम ऑफ स्टूडेंट का नेम एंटर होगा. राइट फंक्शन का यूज़ हम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन राइट फंक्शन का यूज़ करने के बाद आप देख रहे हो नेक्स्ट लाइन में वी आर ऑल्सो यूजिंग /n. /n क्या करेगा, सबसे पहले हमारा नेम, ये जो यूज़र ने इनपुट किया जया, वो नेम यहाँ पे इनपुट हो गया. नेक्स्ट लाइन में since we are using right /n, that's why the next value which will be inserted will be visible like this one, यानी कि नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर का यूज़ होगा. जैसे ही हमने जया टेक्स्ट को इंसर्ट किया हमारी फाइल में, तुरंत हमारा जो कर्सर है, कर्सर तुरंत न्यू लाइन ऑपरेटर को रीड करेगा, और जैसे ही वो न्यू लाइन ऑपरेटर को रीड करेगा इमीडिएटली इट विल मूव टू द नेक्स्ट लाइन. बिल्कुल वैसे ही जैसे कि लास्ट में ये देखिए आपने जावेद यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद /n आएगा. /n जैसे ही आएगा तो कर्सर यहाँ पे होने के बाद यहाँ से तुरंत मूव कर जाएगा नेक्स्ट लाइन पे. यहाँ पे कर्सर आपको विजिबल है. तो /n का यूज़ आपको समझ में आ रहा होगा. द न्यू लाइन कैरेक्टर रिटन आफ्टर एवरी नेम. अगर आप यहाँ पे एक कोड और मेंशन कर देंगे, यानी कि /n के साथ में सेकंड लाइन में एक कोड यहाँ पे और मेंशन कर देंगे /n के लिए, और फिर आप फाइल को क्लोज करेंगे, तो आप देखोगे कि एक लाइन ही ब्लैंक यहाँ पे जाएगी, उसके बाद न्यू डेटा इंसर्ट होगा. ठीक है. सो इन दिस वे यू कैन सी रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स. तो इस प्रोग्राम नंबर 9 में हमने राइट फंक्शन का यूज़ किया, और राइट फंक्शन का यूज़ करने के बाद हमने जो भी नेम्स को स्टोर किया है फाइल में, उनको /n का यूज़ करके, दैट इज़ न्यू लाइन में हमने अरेंज किया है. नाउ इन द कोड नंबर 10 दे आर सेइंग समथिंग. दे आर सेइंग दैट क्रिएट अ फाइल विथ सम नेम्स सेपरेटेड बाय न्यू लाइन कैरेक्टर्स. ठीक है, इतनी बात समझ में आती है कि हमें फाइल को क्रिएट करना है और उसमें कुछ नेम्स हमें मेंशन करने हैं, और दीज नेम्स विल बी सेपरेटेड बाय न्यू लाइन कैरेक्टर. नो प्रॉब्लम. बट दे आर सेइंग हियर विदाउट यूजिंग राइट, कि भाई अब तो राइट फंक्शन का यूज़ नहीं करना है. तो क्या करेंगे, तो इन सच वे करेंगे क्या, राइट फंक्शन का यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे राइट लाइन्स का. ठीक है. और राइट लाइन्स के बारे में आपके माइंड में ये पॉइंट तुरंत आ जाना चाहिए कि राइट लाइन के आर्गुमेंट में जो वैल्यू पास होती है, दैट वैल्यू इज़ अ लिस्ट, यानी कि वो जो पैरामीटर पास हो रहा है वो एक लिस्ट होती है. ठीक है. और हम उस लिस्ट में सारे के सारे नेम्स को अगर स्टोर कर दें तो वो सारे नेम्स हम स्टोर कर सकते हैं हमारी फाइल में. सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. तो सबसे पहले तो हमने student3.txt के नेम से एक फ़ाइल बनाई. राइट मोड में उसको हमने ओपन किया है. ठीक है, ये ओपन हो गई फाइल. अब हमने एक एम्प्टी लिस्ट ली है. दिस लाइन ऑफ कोड सेज दैट वी आर क्रिएटिंग अ एम्प्टी लिस्ट. अब अगर किसी को एम्प्टी लिस्ट नहीं पता हो तो फर्स्ट ईयर में दोबारा से पढ़ के आना. ठीक है. नाउ दिस वन इज फॉर लूप. अगेन no need to explain this for loop because it will execute 5 times. ठीक है, 5 times ये execute करेगा. अच्छी बात है. Now see each time when it executes, each time it will show the message enter the name of student. So it is visible here, enter the name of student multiple times. How many times? 5 times.
ईच टाइम यूज़र इज इनपुटिंग अ वैल्यू, यानी कि इसमें कोई वैल्यू इनपुट कर रहा है, उस वैल्यू का हम क्या कर रहे हैं, लेट अस सी। हमने एक लिस्ट 1 ले रखी है जो पहले एम्प्टी थी। रिमेंबर दिस थिंग कि ये लिस्ट पहले एम्प्टी लिस्ट थी और इस एम्प्टी लिस्ट को ही हम फॉर लूप में यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हमने लिखा है अपेंड, अपेंड का यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। अपेंड का यूज़ क्यों कर रहे हैं, जिससे कि एम्प्टी लिस्ट में ही ये सारे के सारे नेम्स ऐड ऑन होते जाएंगे, क्लियर। और अपेंड वाले फंक्शन के साथ में हम क्या पास कर रहे हैं, नेम पास कर रहे हैं, बट नेम के साथ में हम कुछ और पास कर रहे हैं। नेम वाला तो ये वेरिएबल हो गया जिसमें कि स्टूडेंट का नेम स्टोर हो रहा है, ये सिंपल स्ट्रिंग, वो नेम हो गया। लेकिन सिंस in the question they are saying that name should be separated by new line, that's why we are concatenating, plus का सिंबल दिख रहा है यहाँ पे, that's why we are concatenating the names with /n। तो नेम के साथ में /n यानी कि न्यू लाइन कैरेक्टर भी हम लिस्ट में ही यूज कर रहे हैं। when 5 times this loop will be executed, आफ्टर एग्जीक्यूशन वी विल हैव अ लिस्ट, और उस लिस्ट में सारे के सारे नेम्स होंगे, ये वाले नेम्स जो यूज़र इनपुट कर रहा है, अलोंग विद न्यू लाइन कैरेक्टर। एंड दिस लिस्ट वी आर राइटिंग इन द फाइल, लुक एट दिस लाइन। उस कंप्लीट लिस्ट को हमने पास कर दिया राइट लाइन्स वाले फंक्शन में, और उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा ये ऑब्जेक्ट उसको एग्जीक्यूट करेगा, और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू यानी कि इस लिंक के थ्रू वो सारे के सारे नेम्स राइट हो जाएंगे इस फाइल में। उसके बाद उस ऑब्जेक्ट के थ्रू वी आर क्लोजिंग द फाइल, एंड इन दिस वे व्हेन यू विल ओपन द file student.txt on the current directory, you will find that it will hold the data in this way, that is names will be separated by new line characters। okay, let's see what is next। देखो अब धीरे धीरे प्रोग्राम्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी, एंड इट इज़ अप टू यू कि आप उस फाइल में डेटा को किस वे में अरेंज करना चाहते हैं। आप जिस भी तरह से अरेंज करना चाहते हैं, यू आर फ्री, यू कैन अरेंज द डेटा। यहाँ पे एक और फॉर्म यूज़ करवा रहे हैं, दे आर सेइंग राइट अ प्रोग्राम टू गेट रोल नंबर्स, जस्ट अ मिनट, they are saying write a program to get roll numbers comma names and marks of student of a class। यानी कि अब हमें फाइल में जो डेटा इंसर्ट करना है वो स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, उसके बाद कॉमा लगाएंगे हम। यहाँ पे देख लीजिए आप, डायरेक्ट आउटपुट देखिए तो जल्दी समझ में आएगा। तो स्टूडेंट का रोल नंबर यूज़ करना है, फिर हमें कॉमा यूज़ करना है, फिर उसका नेम आएगा, नेम के बाद उसके मार्क्स आएंगे, ठीक है। और मार्क्स आप देख रहे हो हमने फ्लोट में भी यूज़ कर रखे हैं, देखते हैं क्या होता है। एंड स्टोर दिस डिटेल इन अ फाइल कॉल्ड marks.dat होगा ये, चलिए dat कर लीजिएगा आप। अच्छा, सी काउंट एक फंक्शन ले रहे हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर टेकिंग अ वेरिएबल दैट इज काउंट। काउंट की ज़रूरत क्यों पड़ गई? काउंट की ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि काउंट में जो भी वैल्यू यूज़र इनपुट करेगा उस वैल्यू को हम यूज़ करेंगे फॉर लूप में, फॉर लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए। यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हम यूज़र से ले लेंगे, इनपुट आ जाएगा, और उतना ही हम लूप एग्जीक्यूट कर लेंगे, तो उतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की डिटेल को हम स्टोर कर पाएंगे। तो इन दिस वे हमने फर्स्ट लाइन में केवल यूज़र से
नंबर ऑफ स्टूडेंट मांगा जिसको हमने काउंट में स्टोर किया है। उसके बाद ये हम फाइल क्रिएट कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये फाइल क्रिएट होगी, इस नेम से बनेगी। राइट वाले मोड का यूज़ कर रहे हैं। अब ये फॉर लूप हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। फॉर लूप में अब आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे, हमें जिस फॉर्म में टेक्स्ट फाइल में डेटा स्टोर करना है, हम उसी वे में राइट करने जा रहे हैं। दैट इज प्रिंट एंटर द डिटेल ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट के आगे हमने क्या लिखा हुआ है, i+1 लिखा हुआ है। अब ये i+1 की ज़रूरत क्यों पड़ गई, वो इसलिए क्योंकि फॉर लूप है। बाय डिफ़ॉल्ट ये कब तक चलेगा, ये चलेगा 0 से काउंट -1 तक। तो i की वैल्यू फर्स्ट टाइम जब ये लूप एग्जीक्यूट होगा तो i की वैल्यू 0 होगी। तो 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 + 1 यानी कि 1। तो ये हो जाएगी जो लाइन है, एंटर डिटेल ऑफ स्टूडेंट 1 हो जाएगा ये, कॉमा बिलो। तो ये वाली लाइन ये प्रिंट हो जाएगी, स्टूडेंट 1 बिलो। ठीक है, तो ये लाइन प्रिंट हो गई। अच्छा, इससे पहले ये वाली लाइन प्रिंट हो चुकी है यहाँ पे, ये रहा, इन्होंने नंबर 3 इनपुट किया था। नंबर 3 इनपुट किया, इट मीन्स कि ये जो लूप चलेगा ये 0 1 2 के लिए एग्जीक्यूट होगा। तो फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो गई है फॉर लूप की। इसके बाद रोल नंबर इज इक्वल टू इंट इनपुट रोल नंबर। तो रोल नंबर वाला जब ये मैसेज प्रिंट होगा तो इन फ्रंट ऑफ दिस मैसेज यूजर विल राइट रोल नंबर। In this way, in the same way, next it will print name, and after name it will print marks. It will actually ask for roll number, name and marks. In the same way, roll number, name and marks. तो ये यूज़र से हमने लिया, ठीक है, और ये फॉर लूप के थ्रू एग्जीक्यूशन हो रहा है। Now see, there is a variable. This is a variable REC, ठीक है, REC हमने लिया है रिकॉर्ड के लिए। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, str रोल नंबर, रोल नंबर को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे इट इज़ प्लस, उसके बाद कॉमा लगा हुआ है। पहले इस कोड को ध्यान से देख लो, फिर बताता हूँ ये हो क्या रहा है। इसके बाद डबल कोटेशन में लिखा हुआ है नेम, सॉरी डबल कोटेशन में नहीं लिखा हुआ है। इसके बाद डबल कोटेशन में यहाँ पे ये कॉमा जो है ये कॉमा है डबल कोटेशन में। उसके बाद प्लस का सिंबल है, फिर नेम आ रहा है, ठीक है। अगेन डबल कोटेशन में कॉमा है, प्लस का सिंबल है, फिर इट इज़ रिटन हियर str marks, प्लस लास्ट में /n लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखो ये हो क्या रहा है। Here we are writing the logic for the form in which form we have to store the data। क्या कर रहे हैं हम, REC, ये जो एक वेरिएबल है ये हम वेरिएबल ले रहे हैं। ये वेरिएबल एक स्ट्रिंग को होल्ड करेगा, यानी कि ये जो रोल नंबर, नेम और मार्क्स जो भी 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, इनको हम एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके फाइल में राइट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल आउट डॉट राइट REC। तो REC यानी कि रिकॉर्ड हम क्रिएट कर रहे हैं। अब फिर से देखते हैं, ये स्ट्रिंग में हमने कन्वर्ट किया रोल नंबर। उसके बाद प्लस का सिंबल इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हम रोल नंबर को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं नेम से। साथ में ये जो मैसेज है, ये जो हम सिंगल कॉमा का यूज़ कर रहे हैं, ये कॉमा कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं हम किस में, रोल नंबर और नेम के बीच में, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्लस लगा हुआ है
यानी कि इस कॉमा को हम कॉन्केटिनेट कर रहे हैं मार्क्स में, और मार्क्स को भी कन्वर्ट कर लिया है स्ट्रिंग में। तो ऑन द होल ये जो 3 वैल्यूज़ हैं, इन तीनों वैल्यूज़ को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया है। नेम ऑलरेडी स्ट्रिंग में ही है, तो रोल नंबर और मार्क्स को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, और उसके बाद प्लस यानी कि प्लस का यूज़ करके कॉन्केटिनेट कर लिया। और ये कंप्लीट स्ट्रिंग जो है दैट इज़ सेव्ड इन REC variable, and this by using this REC variable we have written the data in the file। तो इसी तरह से 5 times जब ये लूप एग्जीक्यूट होगा तो ये 3 डिटेल्स यहाँ पे स्टोर हो जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो कॉमास का यूज करके हम वैल्यूज को सेपरेट कर रहे हैं मैसेज में, दैट इज स्ट्रिंग में। सो इन दिस वे you can store the required data in required format। यहाँ पे जो एक पैराग्राफ आपको दिख रहा है, इस पैराग्राफ को अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। इस आपके सिलेबस में एक टॉपिक है, दैट टॉपिक इज़ CSV, लेकिन जो बुक फ़िलहाल अवेलेबल है इस बुक में CSV टॉपिक मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे आप ये भी समझ लीजिए कि CSV क्या होता है। CSV इज़ कॉमा सेपरेटेड फाइल। तो इस प्रोग्राम में हमने जो ये फाइल क्रिएट की है पाइथन के कोड के थ्रू, ये हमने एक CSV फाइल को क्रिएट कर लिया। अब CSV फाइल होती क्या है, लेट्स रीड दिस पैराग्राफ। If you carefully noticed, we have created comma separated value, ठीक है, in one student record while writing in file। तो हमने ये comma separated फाइल को क्रिएट किया है। So we can say that the file created by this is CSV format, and it is a delimited file where comma is delimiter। देखो क्लियर नहीं हो रहा है इनकी इस बात से, अलग से एक लेक्चर इस पे बनाया जाएगा, वो अपलोड कर दूंगा मैं। ऑन द होल अभी के लिए आप ये समझ लो कि बाय यूजिंग पाइथन कोड व्हेन वी यूज अ फाइल in which data is separated by commas, so that file is known as CSV file। क्या होता है कि जब हमें बल्क में डेटा कहीं पे सेंड करना होता है और उस डेटा को अगर हम MS वर्ड की फ़ाइल में या किसी दूसरे फॉर्मेट में PDF वगैरह में सेंड करते हैं, तो वो जो फाइल है वो ज़्यादा हैवी हो जाती है इन कंपैरिजन विद CSV। तो अगर हम नॉर्मल एक इसी तरह की टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर देते हैं जिसमें सारी वैल्यूज़ को कॉमा से सेपरेट कर दिया जाता है, तो वो फाइल बहुत इजीली ट्रांसफ़र हो जाती है, उसमें डेटा स्टोर हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। तो इस पर्पस के लिए हम इस फाइल का यूज़ करते हैं। एक लेक्चर उस पर बना के अपलोड किया जाएगा, तब इन डिटेल आप उसको देख सकते हैं। Now see in the next program, that is program 5.4, they are saying write a program to add 2 more student। अभी 3 स्टूडेंट की डिटेल को हमने इनपुट करवाया था उस फाइल में, क्रिएट की थी फाइल। अब ये कह रहे हैं कि 2 more स्टूडेंट्स का डेटा उसमें ऐड कर दीजिए। तो अब देखिए कुछ हम दोबारा से करने के मूड में नहीं है। वी विल नॉट यूज़ the write mode, here we will use append mode, ठीक है। तो हम append कर देंगे, append mode का यूज़ करेंगे तभी हम डेटा को ऐड कर सकते हैं। अगर इसीलिए हमने यहाँ पे मोड में A मेंशन किया है। अगर बाई मिस्टेक भी आपने W ऐड कर दिया यहाँ पे, तो प्रीवियस जो डेटा था इस फाइल में वो सारा का सारा डेटा ट्रंकेटेड हो जाएगा। तो find the difference between both these programs। I am moving on next one। So this is the output
of that program 5.4, and here is the program in which we are displaying the contents of file marks.det created through program previous। तो उसमें क्या कर रहे हैं हम, कुछ खास नहीं कर रहे हैं। आई डोंट थिंक कि अभी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी है। रीड लाइन फंक्शन का यूज़ करेंगे हम, उसके बाद फाइल को रीड कर लेंगे और उसको प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट करवा लिया गया है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, दिस टॉपिक इज़ फ्लश फंक्शन। ये फ्लश वो वाला फ्लश नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड है। लेट्स सी व्हाट्स दिस। देखो, फ्लश फंक्शन की वर्किंग क्या होती है समझने की कोशिश करो आप। डायरेक्ट जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। जब हम किसी भी राइट फंक्शन का यूज़ करते हैं डेटा को राइट करने के लिए, तो हम उस फाइल में 5 एंट्रीज़ को इनपुट राइट करें या फिर 10 या 50, जितनी भी एंट्रीज़ को हम उसमें राइट कर रहे होते हैं, तो वो सारी की सारी एंट्रीज़ यानी कि वो कंप्लीट डेटा उस फाइल में तब राइट होता है जब हम उस फाइल के क्लोज फंक्शन को कॉल करते हैं। यानी कि तब तक जब तक क्लोज फंक्शन को कॉल नहीं किया जाता है, सारा का सारा डेटा ऑब्जेक्ट होल्ड करके रखता है, और जैसे ही क्लोज फंक्शन को कॉल किया जाता है तो सबसे पहले उस फाइल में वो डेटा का ऑब्जेक्ट के थ्रू वो फंक्शन वो डेटा सारा का सारा इंसर्ट होता है, यानी कि राइट होता है। उसके बाद फाइल क्लोज होती है। इन दिस वे सबसे पहले एग्जीक्यूशन होता रहेगा, फॉर लूप या फिर जो भी कोडिंग है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी। जितना भी डेटा यूज़र इंसर्ट कर रहा है वो इंसर्ट होता रहेगा, उसको ऑब्जेक्ट होल्ड करता रहेगा, और जैसे ही क्लोज फंक्शन कॉल होगा तब सारा डेटा एक साथ उस फाइल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वर्किंग रहती है नॉर्मल। अब अगर आपको इस वर्किंग से कोई प्रॉब्लम है, या फिर आप ये चाहते हो कि क्लोज फंक्शन को कॉल करने से पहले ही डेटा को राइट कर दिया जाए उस फाइल में, देन वी कैन यूज़ फ्लश फंक्शन। ठीक है, तो इसकी वर्किंग को ये जो सामने कोड मेंशन किया हुआ है इसकी हेल्प से समझते हैं। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको कि फाइल को क्लोज करने से पहले ही अगर आपको उस फाइल में डेटा को राइट करना है, देन वी कैन यूज़ दिस फंक्शन। किस तरह से यूज़ कर सकते हैं इसको? सिंपल ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन का नेम। ठीक है, लेट अस सी। यहाँ पे एफ हमने फाइल का ऑब्जेक्ट ले रखा है, ओपन कर रहे हैं फाइल को। फाइल का नेम है out.log, और w प्लस यानी कि रीड राइट हमने फंक्शन का मोड का यूज़ कर रखा है। f.write द आउटपुट इज़, तो अभी हम इस फाइल में इनपुट करना चाहते हैं एक टेक्स्ट जो कि है द आउटपुट इज़। उसके बाद हमने लिखा f.write, यानी कि f के थ्रू हम राइट कर रहे हैं माई प्लस वर्क स्टेटस प्लस इज़, यानी कि हम इन दोनों चीज़ों को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। माई वर्क स्टेटस इज़, ये अलग अलग स्ट्रिंग्स को हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं इसमें। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, f.flush, इट मीन्स के दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये दोनों लाइंस को हमें इमीडिएटली राइट करना है फाइल पे। ठीक है, दैट्स व्हाट दे आर राइटिंग हियर विद द स्टेटमेंट द स्ट्रिंग रिटन सो फार, यानी कि दिस वन एंड दिस वन हैव बीन पुश्ड ऑन टू एक्चुअल फाइल ऑन डिस्क। आई होप के बात समझ में आ रही है आपको। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, एस कोई वेरिएबल है उसमें हमने ओके पास किया। ठीक है, उसके बाद एफ जो है यानी कि ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने राइट किया इस एस वेरिएबल को। उसके बाद /n को किया,
उसके बाद कुछ और कोडिंग हमने की, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम राइट कर रहे हैं फाइनली ओवर, उसके बाद फ्लश। अब आउटपुट में क्या शो होगा, अब आउटपुट में ये शो होगा, ये भी शो होगा, प्लस ये /n का वर्क भी शो होगा, और ये फाइनली ओवर भी शो हो जाएगा। और जब ये दोनों कोड्स प्रॉपर राइट हो जाएंगे एक्चुअल फाइल पे, उसके बाद ये हम फंक्शन को क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। Now this is the last topic of this chapter. In this topic we will learn what is the significance of file pointer in file handling. ये फाइल पॉइंटर क्या होता है, देखो जिस तरह से हम MS वर्ड या एक्सेल में वर्क करते हैं तो एक पॉइंटर यानी कि कर्सर विजिबल रहता है। इन द सेम वे फाइल हैंडलिंग में फाइल का जो पॉइंटर है वो वर्क करता है। इसमें हम देखेंगे कि आखिर वो वर्क करता कैसे है, और वो भी डायरेक्ट हम इसमें जो फिगर मेंशन की गई है उस फिगर की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करेंगे। सी द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पेज, दैट इज every file maintains a file pointer which tells the current position in the file where writing or reading will take place। यानी कि फाइल पॉइंटर का वर्क ये है कि वो उसकी करंट पोजीशन को रिपोर्ट करेगा कि वो उसकी करंट पोजीशन कहाँ पे है, फिर चाहे वो रीडिंग कर रहा हो किसी फाइल से या फिर राइटिंग कर रहा हो। In the common way you can understand one thing, that whenever you read some book then we use a bookmark। यानी कि जब हम कभी पढ़ते हैं तो हम एक बुक मार्क का यूज़ कर लेते हैं, और हम जहाँ पे भी कुछ लिख रहे थे या फिर पढ़ रहे थे नेक्स्ट टाइम के लिए वहाँ पे एक बुक मार्क रख देते हैं। इससे क्या होता है, वो बुक मार्क हमें बताता है कि करंटली हम यहाँ इस पोजीशन पे वर्क कर रहे थे। तो सेम थिंग इज डन बाय द फाइल पॉइंटर इन डेटा फाइल हैंडलिंग। लेकिन डेटा फाइल हैंडलिंग में ये जो फंक्शन होता है, ये जो पॉइंटर होता है ये रिपोर्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ बाइट, कि ये कौन से बाइट पे है, क्योंकि फाइल इज अ बंच ऑफ बाइट्स। नाउ सी, whenever you read something from the file or write onto a file, then these two things happen involving file pointer। कौन सी दो चीज़ें होती हैं? नंबर वन, this operation takes place at the position of file pointer। कि भाई आप रीड कर रहे थे या राइट कर रहे थे, तो वो जो कुछ भी कर रहे थे आप, वो उस पॉइंटर की करंट लोकेशन पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, फाइल पॉइंटर एडवांस बाय द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स। इसका मतलब है कि फाइल का जो पॉइंटर है वो प्रोग्रेस करता है बाय द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स। तो जो भी नंबर ऑफ बाइट्स किसी स्टेटमेंट में या फिर किसी इंस्ट्रक्शन में उसको मिलेगा, उस नंबर ऑफ बाइट्स पे वो प्रोसेस करेगा। अब हम देखते हैं किस तरह से प्रॉपर ये इसका वर्क है। स्टार्टिंग से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो सेलेक्टेड कोड है इसको देखेंगे आप। हमने कहा fh इज इक्वल टू ओपन मार्क्स की एक फाइल है। मार्क्स वाली फाइल को रीड मोड में हमने ओपन किया है, सिंपली ओपन किया है, ठीक है। तो सिंस सिंपली ओपन किया है, इसलिए जो फाइल पॉइंटर होगा उसकी करंट पोजीशन होगी वेरी फर्स्ट बाइट, बिल्कुल स्टार्टिंग वाला बाइट, ठीक है। ओके, it is written here, position of file pointer when file is opened in read mode, that is file pointer lies in beginning।
वेरी बिगिनिंग में ही होगा, ये बात क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब हमने कहा एफ एच सी एच इज इक्वल टू एफ एच डॉट रीड वन। नाउ वी आर रीडिंग द फाइल बाय रीड फंक्शन, और रीड फंक्शन के अंदर हमने जो वैल्यू पास की है दैट इज 1। तो इसका सेंस क्या है, जब अब ये आपको क्लियर होना चाहिए कि रीड फंक्शन में अगर हम कोई वैल्यू पास करते हैं तो उतने बाइट तक हमारा पॉइंटर उस फाइल को रीड करेगा, ठीक है। तो हमारा पॉइंटर करंट पोजीशन पे जहाँ भी होगा वहाँ से आगे एक बाइट को रीड करेगा। दैट इज कि अभी हमारा जो पॉइंटर की पोजीशन थी वो यहाँ फर्स्ट बिगिनिंग पे थी, यहाँ पे थी, ठीक है। तो अब जब हमने n इज इक्वल टू 1 यहाँ पे इनपुट कर दिया तो करंट पोजीशन से आगे एक बाइट यानी कि अब वो रीड करेगा नंबर 2, और इस कैरेक्टर वाले वेरिएबल में जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी नंबर 2। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। याद रखना, पॉइंटर विल ऑलवेज रीड और राइट फ्रॉम हिज करंट पोजीशन। वो अपनी करंट पोजीशन से ही आगे रीड करेगा, ठीक है। जब यहाँ पे 1 लिखा, जब यहाँ पे 1 पास हुआ तो ये मत समझिएगा कि 1 का मतलब इस वाली स्टार्टिंग वाली पोजीशन पे वो रीड करेगा, नहीं, इस पोजीशन पे तो वो ऑलरेडी था। अब यहाँ से फर्दर आगे एक बाइट वो रीड करेगा, सो इट विल होल्ड द वेरिएबल ch will hold the value 2. This concept is already explained here in this line, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कोड में हमने कहा str, जस्ट अ मिनट, हमने कहा str एक वेरिएबल लिया, उसमें हम कह रहे हैं fh यानी कि फाइल हैंडल जो भी है हमारा डॉट रीड 2, यानी कि अब 2 बाइट नेक्स्ट 2 बाइट रीड करने हैं और वो स्टोर करने हैं हमें str वाले वेरिएबल में, ठीक है। तो अभी हमारा फंक्शन का जो पॉइंटर था, सॉरी फाइल का जो पॉइंटर था वो कहाँ पे था, वो था यहाँ पे नंबर 2 पे। जस्ट अ मिनट, फाइल का जो पॉइंटर था हमारा वो यहाँ पे था नंबर 2 पे, ठीक है। तो इट मीन्स कि अब हमारा फाइल पॉइंटर यहाँ पे, अब ये फर्दर 2 बाइट को रीड करने का इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, तो 1 and 2, ठीक है। नाउ सी द फाइल पॉइंटर हैज advanced by 2 positions as previous read option read 2 bytes only, ठीक है। Now the next read will take place at the current position of file pointer। तो अभी तक हमने क्या किया, तो इसके साथ ही हमारा जो फाइल पॉइंटर होगा उसकी करंट पोजीशन अब ये हो जाएगी दैट इज h, और अब फर्दर जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा या फिर फाइल पॉइंटर की जो भी प्रोग्रेस होगी वो यहाँ से आगे काउंट की जाएगी, क्लियर। एंड नाउ देयर आर सम फाइल मोड्स, और उन फाइल मोड्स में फाइल पॉइंटर की ओपनिंग पोजीशन क्या होती है दैट इज मेंशन्ड हियर। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, सिंपल है। आफ्टर दिस व्हाट यू हैव टू डू, you have to read this page completely, and in this page it is mentioned what is standard input, output and error stream। तो ये आपको खुद से स्टडी करना है, स्टडी करके मुझे ग्रुप में बताना है कि ये समझ में आया कि नहीं आया। That was
the last topic of today. And one more thing, what you people have to do, you people have to do this thing, that you have to understand yourself this example also. तो इस चैप्टर के 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स और रह जाएंगे और इस प्रोग्राम को समझने की आप कोशिश करेंगे। इसका एक नेक्स्ट वीडियो मैं और अपलोड करूँगा जिसमें इस प्रोग्राम को शामिल किया जाएगा और इसके साथ ही कुछ प्रोग्राम्स और होंगे। एंड इन दिस वे दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी completed. One more video will be uploaded soon. If you people have any query, then you can ask your queries. Simply send me message in WhatsApp group. I will make the video on those queries. Thank you for watching.